दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 28 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, संजीव खन्ना भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है 51वां मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना, है ना। भारत के भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना 51वां। यही प्रश्न आपको 19 तारीख में भी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, सेम प्रश्न, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, एक दो है कि अक्सर रोज डेली रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए एनालिसिस को देखना अति आवश्यक है, जो कि आपको फ़ायदा करेगा काफ़ी, ठीक है। अगर पूछा है आपसे कि किस न्यायाधीश के बाद संजीव खन्ना जो न्यायाधीश बने हैं मुख्य न्यायाधीश, तो यानी कि संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले कौन थे? तो वो थे DY चंद्रचूड़, यानी कि 50वां मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ ले तो कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे। पहला मुख्य न्यायाधीश भारत का कौन था? तो वो था हरिलाल जे कानिया था। नेक्स्ट है, अगर दो पिंडों में से एक पिंड के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो परिणामी बल क्या होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कैसे? देखिए, जो होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है जो, है ना, वो क्या होता है? F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा D²। तो यह बोला कि एक पिंड का अगर मान 4 गुना कर दिया जाए, तो देखिए ये M1 इंटू M2 है, तो इसको जितना गुना करिएगा तो वो पूरा बल क्या है उतना गुना हो जाएगा। अगर 2 गुना करेंगे 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक। वही चीज़ें हैं, सेम से समानुपाती होगा, ठीक है। तो अगर दो पिंडों में से एक पिंड के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो परिणामी बल भी 4 गुना हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल से लगातार प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि इसका सूत्र बता दिए। कैपिटल G का SI मात्रक पूछ दिया था एक बार, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², ठीक है। तो ये ध्यान रखना है और फॉर्मूला बता दिए। नेक्स्ट है, लिस्मेनिया किस बीमारी का वाहक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिस्मेनिया किस बीमारी का वाहक है? तो लिस्मेनिया एक परजीवी है जो लिस्मेनियासिस, है ना, जो कि लिस्मेनियासिस नाम की बीमारी का कारण बनता है, ठीक है। लिस्मेनिया एक परजीवी है जो लिस्मेनियासिस एक बीमारी है जिसका कारण बनता है। लिस्मेनियासिस एक परजीवी रोग है जो त्वचा या तो आंतों में गंभीर घाव पैदा करता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान लेंगे, कुछ भी पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं। यह रोग सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है और लिस्मेनियासिस के 3 मुख्य रूप होते हैं। एक आंतरिक लिस्मेनियासिस जिसे कालाजार भी कहा जाता है, और एक होता है त्वचीय लिस्मेनियासिस CL, और एक होता है म्यूकोक्यूटेनियस, है ना, म्यूकोक्यूटेनियस। लिस्मेनियासिस का इलाज एंटी पैरासिटिक दवाओं से किया जाता है। लिस्मेनियासिस दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक वही होगा जितना प्रोटॉन की संख्या होगा, यानी कि 13 प्रोटॉन अगर दिया है तो 13 इसका परमाणु संख्या हो गया, ठीक है, परमाणु क्रमांक हो गया। अगर आपसे परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए तो ये दोनों को जोड़ देना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 13 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, है ना, दर्पण के बहुत निकट होती है तब एक आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि यदि प्रकाश एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो क्या होगा? तो दर्पण की सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है ना। दर्पण की सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। सोलेनाइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? तो सोलेनाइड जो है, सोलेनाइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि सही कथन कौन सा है? तो सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ये ध्यान रखना है। सोलेनाइड के अंदर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो इमारतों में आग के खतरों को रोकने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अन्य जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप याद रखते हैं तो डायरेक्ट उदाहरण से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह हल्का होता है, टिकाऊ होता है और गीला होने पर भी शरीर के आकार के मुताबिक ये ढल जाता है। इसका इस्तेमाल दांतों में अंतराल को भरने के लिए किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और इसका इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड के
चौक बनाने में भी किया जाता है इसका इस्तेमाल, ब्लैक बोर्ड के चौक बनाने में, और मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ रहती है? तो गर्दन के पास रहती है ना, गर्दन में रहती है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से निकलती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने स्थित एक छोटी अधनुष के आकार की ग्रंथि है। यह 3 हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन, आयोडोथायोनिन और कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न ये आता है कि जो घेंघा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग को ये ना बोलते हैं गंड रोग, जो कि यहाँ पर कहाँ, गले में, गर्दन में होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसकी कमी से ना थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडियम कैसे पुनर्उत्पादित होता है? तो प्लाज्मोडियम अलैंगिक पुनर्उत्पादन और लैंगिक पुनर्उत्पादन से होता है। ठीक है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी 2 तरीके से प्रजनन करता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन यानी कि प्लाज्मोडियम बहुविखंडन नामक प्रक्रिया से प्रजनन करता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। इसमें एक ही जनक कोशिका के कई एकल उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है? प्लाज्मोडियम में लैंगिक प्रजनन नर और मादा युग्म कोशिकाओं के संलयन के जरिए होता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। कौन द्विलिंगी पुष्प है, ये पूछा गया था। तो द्विलिंगी पुष्प में कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों। ठीक है, अब द्विलिंगी एकलिंगी किसे कहा जाता है, इसको आप डिटेल में समझिए। ठीक है, देखिए, जिन जीवों में नर और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी जीव कहा जाता है। फिर समझिए, जिन जीवों में नर और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में पाया जाता है, दोनों है ना, एक ही जीव में पाया जाता है, उन्हें द्विलिंगी जीव कहा जाता है। इन्हें उभयलिंगी भी कहा जाता है। द्विलिंगी जीवों के कुछ उदाहरण हैं केंचुआ, जोंक, फीताकृमि, स्पंज, तारा मछली, हाइड्रा। ये सब क्या द्विलिंगी जीव है। ठीक है, वहीं फूल की बात करें, जिन फूलों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी फूल कहते हैं। जैसे सरसों, गुलाब, गुड़हल, टमाटर, बैगन के फूल द्विलिंगी होते हैं। तो सरसों आपका ऑप्शन में था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरसों हो गया। नेक्स्ट है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल मतलब नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आया था, तो आपको पिछले एनालिसिस में आपको बताए थे, अच्छे से याद करवा देते। एक याद कर लेना है कि न अम्ल जो है क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। एक याद करिएगा, और दूसरा अपने आप याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्षार जो है इसका उल्टा होता है, क्षार जो होता है लाल को नीला करेगा। तो एक याद रख लेना है अम्ल के बारे में, इसको याद रखना है। आपको बताए थे, एक नाम याद रख लीजिएगा, अनील, है ना। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, तो अनील। ठीक है, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। ठीक है, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर में लिटमस का घोल होता है जो अम्लीय पीएच में लाल रंग का हो जाता है। लिटमस पेपर का इस्तेमाल किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए किया जाता है ना। तो लिटमस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अम्लीयता या क्षारीयता, यानी कि पीएच मान का प्रयोग किसी अम्लीयता और क्षारीयता पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं इससे, है ना, आपको जो है इससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना, पीएच मान से कई क्वेश्चन इसमें पूछा गया। ठीक है, तो पीएच से रिलेटेड क्या, पीएच मान का आविष्कार किसने किया था मालूम? खोज किसने किया था? तो उस किया था सोरेनसन ने किया था। ठीक है, पीएच मान जो होता है 7 से नीचे जो होगा अम्लीय होगा, 7 से ऊपर जो होगा क्षारीय होगा, 7 के बीच जो बराबर होगा वो उदासीन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। त्वरण का ऐसा मात्रक पूछा था, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अंडकोश या तो वृषण में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है? पूछा गया था, है ना, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो देखिए, जो ऊपर होगा, जो अधिक, इसको कई बार आपको बताएं, जो अधिक क्रियाशील होगा वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा, जो कम क्रियाशील होगा वो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, कम क्रियाशील यानी किसी से क्रिया ही नहीं करेगा, तो वो स्वतंत्र घूमते रहेगा। ठीक है, तो वो उससे दिक्कत नहीं होगा। तो वो ये नीचे वाला जो है, ठीक है, जो सबसे कम क्रियाशील है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है तो कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, तो वो पोटेशियम। सबसे कम बोलेगा तो इधर आ जाना है,
है ना। चांदी, सोना, प्लेटिनम सबसे कम है, सबसे अधिक क्रियाशील में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब है, ठीक है। तो ये वाला अभिक्रियाशीलता के क्रम में जो बढ़ते से घटते हैं नीचे, ठीक है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव या लिस्ट रिएक्टिव। तो ये वाला चार्ट आपको याद रख लेना, ऊपर से नीचे घटते क्रम में, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। तो ये याद करना, यहाँ से डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये तत्व जो है वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था के तत्व बिना संयोजन के भी अस्थिर रहते हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो मुक्त अवस्था और संयुक्त दोनों अवस्था में ये मौजूद रहता है। नेक्स्ट आया था क्या, साल 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया, तो अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। साल 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार उड़ीसा के इंजीनियर अनिल प्रधान को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। अनिल प्रधान को यह पुरस्कार 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर R.A. माशेलकर थे। और अनिल प्रधान कौन है, तो ये हैं यंग टिंकर फाउंडेशन के सह संस्थापक है अनिल प्रधान। नेक्स्ट है कार्य के बारे में पूछा था, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, है ना। बल गुना कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन कार्य होता है, ठीक है। कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाता है, ठीक है। किसमें कायिक जनन नहीं होता है, तो 4 ऑप्शन दिया था, किसमें कायिक जनन नहीं होता है, फूल, पत्ती, तना और जड़ और तना। तो कायिक जनन किसमें नहीं होता है, तो फूल में नहीं होता, ठीक है। फूल में कायिक जनन नहीं होता, बाकी पत्ती, जड़ और तना में कायिक जनन होता है, ठीक है। देखिए लैंगिक जनन वाले जीवों में कायिक जनन नहीं होता है, मतलब जिसमें लैंगिक जनन होता है उसमें कायिक जनन नहीं होता है। लैंगिक जनन में नर गेमिट को पुमुनु या तो स्पर्म, मादा गेमिट को अंड या तो ओवम कहते हैं। ये कायिक प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। कायिक जनन के बारे में कुछ और चीज़ें जानना है कि कायिक जनन पौधों के किसी कायिक भाग से नए पौधे क्या बनने की प्रक्रिया है। कायिक जनन को अलैंगिक जनन भी कहते हैं। कायिक मतलब अलैंगिक, ये ध्यान रखना है। कायिक जनन से बनी संतान को क्लोन कहते हैं। कायिक जनन में पौधे के जड़, तना, पत्ती जैसे कायिक भागों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल नहीं है, ठीक है। कायिक जनन में किसमें फूल नहीं है। तो कायिक जनन से बनी नई संतान जनक के समान होती है। कृषि में गन्ना, गुलाब, अंगूर जैसे पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था यहाँ कि कायिक जनन नहीं है तो फूल में नहीं है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन की कटाई, पर्तन, रोपण और उत्तक संवर्धन के जरिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि एल्किन का उदाहरण, एल्किन से क्वेश्चन आया था कि एल्किन, तो एल्किन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्किन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें एक या तो अधिक द्विबंध होते हैं। एल्किन्स के लिए समान सूत्र क्या होता है, CnH2n, ठीक है। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। इसका उदाहरण है इथाइलिन, है ना, C2H4, ठीक है। अच्छा एल्किन का सूत्र होता है ये, ठीक है, CnH2n। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन में प्लस हो जाएगा और एल्काइन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यही जो 2 है या प्लस में, ये माइनस हो जाएगा एल्काइन में, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग है, तो यांत्रिक ऊर्जा से क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था एक बार कि यांत्रिक ऊर्जा किसे बोलते हैं, तो गतिज ऊर्जा और अस्थिर ऊर्जा दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे, जो गति में रहेगा, जैसे चलता हुआ गोली, दौड़ता हुआ घोड़ा, ये सब में गतिज ऊर्जा है। और अस्थितिज ऊर्जा किसको बोलेंगे, जो रुका हुआ, जैसे कि खींचा हुआ रबड़, है ना, खींचा हुआ स्प्रिंग, खींचा हुआ या दबा हुआ स्प्रिंग, तो ये सब में क्या होगा, अस्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड देखिए यहाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या बना, CaCO3 बन गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अन्य रसायनों को बचाने के लिए अवशोषण ट्यूबों में किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है।
ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। और चूना भट्टियों में चूना पत्थर को गर्म करने पर है ना कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है, ठीक है। चूना भट्टियों में चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। नेक्स्ट आया था क्या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अगर पूरी जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जान लेना है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो आसानी से आंसर ऑप्शन से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, कहाँ, कपड़ा धोने में, फर्श, शौचालय, या तो कपड़ा धोने के लिए के कमरे को साफ़ करने के लिए। तो आप मान के चलिए पूछा कि ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑप्शन में कपड़ा धोने के लिए है, तो हो जाता है आंसर, ठीक है। भूमिगत नावदान, ओवर हेडेड टैंक को साफ़ करने के लिए, कठिन और चिकने दागों को साफ़ करने के लिए, पानी पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन के लिए, कपड़े उद्योग में लिनेन कपास को विरंजन करने के लिए, और कागज़ उद्योग में लकड़ी के गूदे को ब्लीच करने के लिए किसका, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल ये सब में किया जाता है। नेक्स्ट है कि तीन कक्षीय हृदय वाला जो है, तीन कक्षीय है ना, तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है किसमें, तो अधिकांश उभयचरों और कुछ सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है, मगरमच्छ को छोड़कर, है ना। तो ये उभयचरों और अधिकांश सरीसृप के अंदर दो आलिंद और एक निलय होता है। देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल के हृदय में चार कक्षीय होता है ना, इनकी निलय एक पूर्ण पट द्वारा विभाजित होता है। तो मगरमच्छ और घड़ियाल में कितने हृदय होता है, तो चार कक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी जो है मानव है, इस समय कितना होता है, चार कक्षीय स्तन है हृदय। देखिए उभयचरों और सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय होने की वजह से इनकी चयापचय दर धीमी होती है और इन्हें शरीर में प्रति लीटर रक्त में कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तीन कक्षीय हृदय में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण की अनुमति देते हैं। और उभयचर और सरीसृप ठंडे खून वाले जानवर होते हैं जिन्हें एक्टोथर्मिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, गेंद को ऊपर से फेंकते समय निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर रहता है, तो ऊपर से जब फेंकेंगे तो त्वरण अस्थिर रहता है ना, एक्सेलरेशन अस्थिर रहता है। नेक्स्ट है कि विखंडन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो विखंडन के बारे में असत्य कथन पूछा था, कौन सा कथन असत्य है, तो केवल बहुकोशिकीय जीव की विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकते हैं, ये असत्य है कि केवल बहुकोशिकीय जीव ही विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकते हैं। विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें मूल शरीर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और फिर प्रत्येक टुकड़ा कोशिका विभाजन द्वारा एक नए जीव को जन्म देता है। यह प्रक्रिया कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि कुछ शैवाल, कवक और कशेरुकी में आम है। जटिल बहुकोशिकीय जीव और विखंडन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें कोशिकाएं उत्तक के रूप में व्यवस्थित होते हैं और उत्तक पुनः अंगों में व्यवस्थित होते ही, इसलिए कोशिका दर कोशिका विभाजन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अभाज्य संख्या 61 से 100 तक की दूसरी सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो अभाज्य संख्या आपको बता रहे थे बार बार कि जो एक से विभाजित हो और स्वयं से और किसी से विभाजित नहीं हो वो अभाज्य संख्या होगी। तो 61 से 100 तक चलेंगे, कौन कौन सा आएगा, 61 आ जाएगा, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो इसमें पूछा क्या सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये हो जाए 61 और सबसे दूसरी बोला अगर दूसरी सबसे छोटी हो गया ये 67 और दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 89। अगर अब ये दोनों पूछ लिया, अगर पूछे कि दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी में अंतर क्या होगा, तो ये दोनों में घटा देना। अगर पूछे दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी का योग क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ देना। तो जो भी पूछे आपसे आसानी से बनेगा, बस मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमीबा में द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिशन जो होता है के बारे में कौन सा गलत है। अमीबा और हाइड्रा ये दोनों के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अमीबा में द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिशन के बारे में यह बात गलत है कि अमीबा में बाइनरी विखंडन वास्तविक बाइनरी विखंडन नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत है
कि अमीबा में बाइनरी विखंडन, वास्तविक बाइनरी विखंडन नहीं होता है। अमीबा में द्विविभाजन प्रक्रिया होती है। देखिए, अमीबा में द्विविभाजन बैक्टीरिया में देखे जाने वाले वास्तविक बाइनरी विखंडन से अलग होता है। अमीबा में द्विविभाजन के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि अमीबा में द्विविभाजन अलैंगिक प्रजनन का तरीका है। इस प्रक्रिया में अमीबा का केंद्रक पहले 2 संतति केंद्रक बनाने के लिए विभाजित होता है। इसके बाद कोशिकीय संकुचन बढ़ता है और अमीबा के पूरे शरीर को बराबर हिस्से में विभाजित करता है। इस प्रक्रिया में आनुवांशिक सामग्री समान रूप से वितरित होते हैं। अमीबा अनुकूल परिस्थितियों में द्विविभाजन करता है, यानी कि जब खाद्य सामग्री का भंडार भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कॉपर ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है और प्रकृति में क्षारीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है और कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से कॉपर क्लोराइड और पानी बनता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है ना। ये जो कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से कॉपर क्लोराइड और पानी बनता है, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड घुलनशील होता है और नीले हरे रंग का होता है, ये भी ध्यान रखना है। शीर्ष विभोज्योतक उत्तक पौधों की जड़ों और तने की क्या बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जो है लंबाई बढ़ाने में मदद करता है शीर्ष विभोज्योतक। ठीक है, पादप जो जगत में होता है, पादप में 4 अति महत्वपूर्ण ये अति है हार्मोन है, ये याद रखना है इसको आपको। जैसे ऑक्सिन, ये क्या करता है। तो ऑक्सिन जो है पौधों में वृद्धि को प्रेरित करता है। जिबरेलिन जो है पादप हार्मोन, ये क्या करता है, पुष्प खिलने में मदद करता है जिबरेलिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, तो पौधे में जब पूर्ण वृद्धि हो जाए तो वृद्धि रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट है वह धातु जिसे विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो क्या होगा, देखिए विद्युत धातुकर्मी विधि द्वारा उच्च विद्युत धनात्मक धातुओं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बन की वह संतति जिसके कारण वह अन्य यौगिकों के साथ बंधने में सक्षम होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे श्रृंखलन कहा जाता है ना। कार्बन की वह संतति जिसके कारण वह अन्य यौगिकों के साथ बंधने में सक्षम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो श्रृंखलन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नवंबर 2024 को कहाँ से देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। तो देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ से, तो लेह यानी कि लद्दाख के लेह से किया है। ठीक है, लेह जो लद्दाख में है, लद्दाख से इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना है। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में मनुष्य, रोबोट और तकनीक कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। नेक्स्ट है कि 2024 का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड कौन से क्रम का था। तो राष्ट्रीय फिल्म जो अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का मिला वो 70वां संस्करण है ना। कौन सा है, 70वां है। तो राष्ट्रीय फिल्म से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो इसलिए ध्यान रखना है राष्ट्रीय फिल्म है ना। ऑस्कर अवार्ड ये सब का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ये सब एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको राष्ट्रीय फिल्म के बारे में पूरा बताते हैं डिटेल। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 जो है ये कौन सा क्रम का है, 70वां है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आटम को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बोले तो गुलमोहर को है ना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 गुलमोहर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 ऋषभ शेट्टी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में नित्या सेनन और मानसी पारेख को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये स्वराज बड़जात्या, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार स्वराज जड़जात्या को मिला है। नेक्स्ट है, अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए है ना, कि अगर ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, 8वां भारत जल सप्ताह 2024 आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है कि 8वां भारत जल सप्ताह
ये 2024 का उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। नेक्स्ट है 2023 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने किस टीम को हराकर जीता था? तो पंजाब ये बड़ोदरा को हराकर जीता था 2023 का। 2024 की बात करें तो ये मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर ये 2024 का जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। 2023 वाला तो पूछ लिया है कि कौन पंजाब ने किसको हराया था? बड़ोदरा को। और 2024 वाला बात करें तो मुंबई हराया है मध्य प्रदेश को और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीत लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया प्रश्न है होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ऑल शिफ्ट के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।